कराची की एक सड़क पर कुछ लोग जमा थे। रात का वक्त था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में परछाइयां लंबी होती जा रही थी और माहौल में खेल का शोर भी था। एक गोल चीज को ठोकर मारी जा रही थी। देखने में फुटबॉल मैच लग रहा था, लेकिन जिस चीज को ठोकर मारी जा रही थी वो कोई आम फुटबॉल नहीं थी। न ही वो कोई रबर या चमड़े की गेंद ही थी। चमड़े की थी पर गेंद नहीं, एक इंसानी सिर था। एक जीता जागता इंसान जो कुछ घंटे पहले तक सांस लेता था। उसका नाम था अरशद पप्पू, लियारी का एक खूंखार गैंगस्टर। और उसे ठोकर मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही अपना पुराना दुश्मन था, उजैर बलोच और उसके साथ बाबा लाडला। ये सीन किसी हॉरर फिल्म का नहीं था, ये पाकिस्तान के शहर कराची की हकीकत थी। वो शहर जिसे रोशनी का शहर कहा जाता था, उसकी गलियां खून से लाल हो चुकी थीं। आज हम आपको उसी खूनी खेल की कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कराची के वाइल्ड वेस्ट यानी लियारी गैंग वॉर की पूरी कहानी। लियारी इन दिनों चर्चा में है एक फिल्म के चलते जिसका नाम है धुरंधर। इसका ट्रेलर आया तो पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने भी लिखा कि धुरंधर फिल्म ने लियारी को एक स्पाई प्लेग्राउंड में बदल दिया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ गोलियों और बम धमाकों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसे उसके अपने ही रखवाले बेचकर खा गए, जहां फिजिक्स में एमएससी करने वाला एक लड़का डॉन बन गया, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर्स को पिघलती हुई हड्डियां उठानी पड़ी और जहां एक टीचर को अपनी जान बचाने के लिए गैंगस्टर्स के साथ चलना पड़ा। पाकिस्तान का कराची, यहाँ एक इलाका पड़ता है लियारी नाम से, जिसे कहा जाता है कराची की माँ। शहर का सबसे पुराना हिस्सा या शहर के सबसे पुराने हिस्सों में से एक तो लियारी है ही। पाकिस्तान के लेखक और एक्टिविस्ट रमज़ान बलोच ने लियारी की अनकही कहानी नाम से एक किताब लिखी है। ये 2018 में आई। इसमें वो बताते हैं कि साल 1729 में एक हिंदू व्यापारी भोजोमल ने लियारी शहर की नींव रखी थी। रमज़ान कहते हैं कि कराची पहले हिंसा या डर का पर्याय नहीं हुआ करता था, बल्कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ये तरक्की का शहर था। 1843 में शहर अंग्रेज़ों के हाथ लगा। इसके बाद जब अंग्रेज़ वहाँ काबिज हो गए तो सड़कें, इमारतें, पार्क और प्लेग्राउंड्स उन्होंने बनाए। कराची के बंदरगाह पर खूब भीड़ रहती थी। इसके अलावा पारसियों और हिंदुओं ने भी यहाँ खूब सारे निर्माण करवाए। लोग बेहतर होते गए, इंडस्ट्रीज़ लगी, रोज़गार का सिलसिला चला और आसपास की रियासतों के लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। मॉडर्न इंडिया के लोग भी, जो आज जो इलाका हिंदुस्तान कहलाता है, वहाँ से भी कई लोग उस ज़माने में माइग्रेट करके कराची गए, क्योंकि शहर आगे जा रहा था। बंदरगाह का सारा काम बलोच संभालते थे। इसके अलावा वो सड़कें भी बनाते थे और ये सभी आते थे लियारी से। और इस तरह लियारी एक लेबर कॉलोनी के तौर पर कराची की पहचान बन गया और फिर वहाँ लोगों की बसाहट बढ़ती गई। अगर आप सन 2000 वाले दशक से पहले यानी फ्लैशबैक में चले जाएं आज के हिसाब से, तो लियारी की पहचान सिर्फ खून खराबा नहीं थी, वहाँ एक अलग ही दुनिया बसती थी। गलियों में एक दुकान हुआ करती थी, उस्मान गज़ल पान हाउस। ये दुकान परवीन नाम की एक टीचर के पिता की थी और माहौल यहाँ किसी फिल्म जैसा ही था। 24 घंटे संगीत बजता था, गज़लें हवा में तैरती थीं और सिर्फ गज़लें ही नहीं, लोग जमा होते और नाचते थे। परवीन का भाई नईम, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, उनके लिए गाना गाता था। चाय की चुस्कियाँ, पान की लाली और संगीत, ये लियारी की रूह थी। वहाँ के लोग खेल के दीवाने थे। फुटबॉल और बॉक्सिंग उनका जुनून था। काकरी ग्राउंड वहाँ का सबसे मशहूर मैदान, और इस मैदान और फुटबॉल का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं था। लियारी को पाकिस्तान का मिनी ब्राज़ील कहा गया। यहाँ के बच्चे इमरान खान या वसीम अख्तर नहीं, पेले और रोनाल्डिनो बनने का सपना देखते थे। वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ के छतों पर पाकिस्तान के साथ साथ ब्राज़ील का झंडा भी लहराता था। लेकिन धीरे धीरे ये मैदान खेल से ज़्यादा सियासत की रैलियों और फिर लाश फेंकने की जगह बना। परवीन इसी माहौल में बड़ी हुई। एक टीचर थी, छत पर एक स्ट्रीट स्कूल चलाती थी। उनका मानना था कि अगर लियारी को बचाना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाना आसान नहीं था क्योंकि गलियों में ख़तरा था। परवीन को स्कूल जाने में डर लगता था और तब उसे एक सहारा मिला,
उसका एक स्टूडेंट हुआ करता था नासिर। आम स्टूडेंट नहीं था, एक पक्का बॉडी बिल्डर था, बड़े बड़े बाइसेप्स उसके, फेक ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनता था और उसका सपना था कि आने वाले रोज़ कभी बॉक्सर बन जाएगा। लेकिन वो परवीन की हिफाजत करता था। जब परवीन स्कूल से घर जाती तो नासिर उसके पीछे पीछे चलता, एक बॉडीगार्ड की तरह चिल्लाकर रास्ते में खड़े शोहदों को हटाता कि हट जाओ, बाजी आ रही हैं। तो ये लियारी का माहौल था। ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन वहाँ ऐसे लोग बसते थे जिनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। इस लियारी में दहशत और हिंसा के बीज 1960 के दशक में ही पड़ गए थे। कहानी दो भाइयों से शुरू होती है। एक का नाम था शेरल और दूसरे का था दादल। दाद मोहम्मद था तो दादल उसको कहने लगे लोग। दोनों भाई हशीश के सौदागर थे, चरस के। उस जमाने में ड्रग्स का धंधा आज की तरह नहीं था। उस वक्त कराची के अंडरवर्ल्ड पर एक दूसरे डॉन का राज हुआ करता था जिसका नाम था काला नाग। काला नाग ड्रग ट्रेड का किंग पिन था वहाँ। लेकिन शेरल और दादल को नंबर 2 बनना मंजूर नहीं था। इन्होंने फैसला किया कि अगर राज करना है तो राजा को मारना पड़ेगा और उन्होंने काले नाग को रास्ते से हटा दिया। और सिर्फ रास्ते से नहीं हटाया, लियारी में दहशत का एक नया पैमाना सेट किया। उनका तरीका बड़ा खौफनाक था। वो अपने दुश्मन को बीच बाजार में कत्ल करते थे और बात सिर्फ कत्ल पर ख़त्म भी नहीं होती थी। वो सिर काट कर उसे चौराहे पर लटकाते थे ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए। ये 60 और 70 का दशक था। तब AK-47 थी नहीं, चाकू और छुरियों का राज था गलियों पर। वक्त का पहिया घूमा, 1990 का दशक आया और लियारी के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसने जुर्म की दुनिया की परिभाषा को बदला। उसका नाम था इकबाल, जिसे लोग बाबू डकैत कहते थे। आमतौर पर हम गैंगस्टर्स को अनपढ़ या जाहिल समझते हैं, लेकिन बाबू डकैत अलग था, पढ़ा लिखा था। उसके पास फिजिक्स में MSc की डिग्री थी, लेकिन उसका नेटवर्क फिर दुनिया भर में फैला भी हुआ था। इतना शातिर था कि पुलिस की नाक के नीचे से ड्रग का धंधा चला लिया करता था। बाबू डकैत की दुश्मनी बहुत पुरानी थी दादल से, वही दादल जिसने कभी काले नाग को मारा था। बाबू डकैत ने बदला लिया। उसने दादल को बीच बाजार काट डाला। एक फिजिक्स वाले ने एक पुराने डॉन का अंत किया। बाबू डकैत का अंत भी बड़ा अजीब हुआ। वो पुलिस की गोली से नहीं मरा। जब CIA ने छापा मारकर उसे अरेस्ट किया तो पहले ही वो पैरालाइज्ड हो चुका था, लकवा उसको मार गया था। खैर, दादल की मौत के बाद लियारी में एक खालीपन आ गया, लेकिन उसका एक बेटा भी था। इसका नाम था अब्दुल रहमान बलोच। नाम के आगे वो सरदार लगाता था और इसी को दुनिया ने आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से जाना। लेकिन उस वक्त रहमान बच्चा था, या यूं कह लीजिए कि कच्चा था। उसे चाहिए था एक सहारा और वो सहारा बना हाजी लालू। हाजी लालू दादल का पुराना साथी था। उसने रहमान को इसीलिए अपनी छत्रछाया में लिया, अपने पार्टनर के बेटे को। रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि बाप और बेटे जैसा बना। हाजी लालू के अपने भी 7 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था अरशद पप्पू। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि आगे चलकर यही नाम रहमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर बनने वाला था, नेमेसिस बनने वाला था। हाजी लालू ने रहमान को जुर्म की दुनिया के दांव पेच सिखाए। शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में इनका अड्डा हुआ करता था। वहाँ से ड्रग्स और भत्ताखोरी का धंधा ये लोग चलाने लगे और सब कुछ कह लीजिए ठीक ही चल रहा था अगर आप एक गैंगस्टर की नज़र से देखें। बाप बेटे मिलकर लियारी को और पूरे कराची को लूटते थे। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका हो न हो, चोरों के बीच पैसे का झगड़ा ज़रूर होता है। 1990 के दशक के बीच की बात है। रहमान डकैत ने एक अमीर व्यापारी को किडनैप किया। फिरौती की रकम मोटी थी, लेकिन हाजी लालू ने एक चाल चली। उसने रहमान से कहा कि बेटा इसको छोड़ दे क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है, पैसे मत लेना। अब रहमान जो लालू को बाप मानता था, उसने हुक्म को माना। उसने उस व्यापारी को जाने दिया बिना पैसे लिए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बाद में राज खुला कि हाजी लालू ने रहमान की पीठ पीछे खेल किया। उसने व्यापारी से चुपके से फिरौती वसूली और वो भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए की। जब रहमान को इस धोखे का पता चला तब वो जेल में था। हाजी लालू ने उसे गिरफ्तार भी करवा लिया था ताकि वो पैसे न मांग सके। जेल की सलाखों के पीछे रहमान को समझ आ गया कि जिसे वो बाप समझता था, असल में वो एक बिजनेस पार्टनर था और उस बिजनेस पार्टनर ने भी उसे ठगा था। तो रहमान ने फिर जेल से ही फैसला किया कि हाजी लालू और मेरी राह अब अलग अलग। जो कल तक एक परिवार था, अब 2 दुश्मन खेमों में बंट गया। एक तरफ हाजी लालू और उसका बेटा अरशद पप्पू और दूसरी तरफ रहमान डकैत।
ये सिर्फ एक गैंग का बंटवारा नहीं था, ये कराची की सड़कों पर खून की होली की शुरुआत थी। 1 करोड़ रुपए के लालच ने लियारी को एक ऐसे युद्ध में धकेला जो अगले कई दशकों तक चला। चाकू का जमाना जा चुका था, गोलियों की बारी आई और रहमान डकैत, जो अभी तक सिर्फ एक गुंडा था, अब एक ऐसा मॉन्स्टर बनने जा रहा था जो अपनी सगी मां को भी नहीं बख्शता था। हाजी लालू के हाथों मिले 1 करोड़ के धोखे ने रहमान डकैत को एक अलग ही रास्ते पर डाल दिया। लेकिन पैसा सिर्फ एक चिंगारी भस थी। रहमान के अंदर जो बारूद भरा था वो बहुत पहले से सुलग रहा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए खून बहाना उतना ही आसान था जितना सांस लेना। उसने शुरुआत किसी दुश्मन से नहीं की थी, उसने शुरुआत अपने घर से की थी, उस रिश्ते से की थी जिसे दुनिया सबसे पाक मानती है। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का कोई उसूल नहीं था। उसका जुर्म का सफ़र 13 बरस की उम्र में शुरू हुआ था, जब उसने एक मामूली झगड़े पर अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया था। लेकिन 1995 में उसने जो किया, उसने लियारी के बड़े बड़े गुंडों की रूह को भी कपा दिया। रहमान को शक था कि उसकी अपनी ही माँ किसी राइवल गैंग के मेंबर के साथ पार्टनरशिप में है, उनका कोई चक्कर चल रहा है। अब शक का इलाज रहमान के पास सिर्फ एक ही था, मौत। और इस बात पर उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। और हैवानियत देखिए, कत्ल करके लाश को ठिकाने नहीं लगाया, अपनी माँ की लाश को उसी के घर में कमरे के पंखे से लटकाया। ये वो पल था जब लियारी को समझ में आ गया कि ये लड़का कोई मामूली अपराधी नहीं है, एक मॉन्स्टर है। लेकिन इंसानी फितरत आप देखिए, यही रहमान डकैत जो माँ का कातिल था, बाहर की दुनिया के लिए मसीहा भी था। लियारी का रॉबिन हुड बनना चाहता था। वो लोगों के अस्पतालों के बिल भरता, गरीब लड़कियों की शादी करवाता, फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराता, मुफ्त लंगर खोलता। लोग कहते कि डकैत हमारा मसीहा है। एक हाथ से वो लोगों का गला काटता था और दूसरे हाथ से उनकी मदद भी करता था। और यही उसके पार गेम का हिस्सा भी था। उसे पता था कि अगर पब्लिक साथ है तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रहमान ने लियारी में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। यहाँ पर्ची सिस्टम चलता था उसका। अगर आपको अपने घर में एक ईंट लगवानी है, राशन की दुकान खोलनी है, स्कूल चलाना है या बीड़ी सिगरेट का कोई खोखा ही डालना है, तो पहले गैंग के ऑफिस से पर्ची कटवानी पड़ेगी। अब ये कोई हफ्ता वसूली नहीं, एक तरह का टैक्स था। और सिर्फ ड्रग्स या पर्ची नहीं, लड़ाई पानी की भी थी। यहाँ पे कराची में पानी सोने के भाव बिकता था। गैंग्स ने सरकारी पानी की लाइंस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अवैध हाइड्रेंट्स बनाए और लोगों को टैंकर्स के जरिए महंगे दामों पर पानी बेचना शुरू कर दिया। आपके घर में जो पाइपलाइन आती है उसमें पानी नहीं आएगा, उस पर गैंग का कब्जा है। गैंग एक टैंकर चलवाएगी जिनसे आपको खरीदना पड़ेगा पानी को। जो पानी नल में मुफ्त आना चाहिए था, अब लियारी गैंग वॉर की फंडिंग कर रहा था। इस तरह रहमान अपने पावर में इजाफा करता रहा। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी तैयार हो रहा था। रहमान और लालू की दुश्मनी अब रहमान और पप्पू की जंग बन चुकी थी। और ये सिर्फ धंधे की लड़ाई नहीं थी, ये इज्जत और बदले की आग थी। अरशद पप्पू ने शुरुआत की। उसने वो लकीर भी पार की जो अंडरवर्ल्ड में कोई पार नहीं करता था। वो कब्रिस्तान गया और वहाँ उसने रहमान के बाप दादल की कब्र को खोजा। पप्पू के आदमियों ने उस कब्र को फिर तोड़ा, बेअदबी की। अब ये एक सीधा मैसेज था कि हम तुम्हें मिट्टी में भी सुकून से नहीं रहने देंगे। रहमान आग बबूला हुआ, लेकिन अरशद पप्पू यहाँ भी रुकने नहीं वाला था। उसने रहमान को चोट पहुँचाने के लिए उसके करीबियों को निशाना बनाना शुरू किया। एक दिन पप्पू ने रहमान के चाचा को हब चौकी के पास में घेर लिया। अब पप्पू चाहता तो चुपचाप गोली मार देता अगर मारना ही था, लेकिन उसे रहमान को तड़पाना था। उसने वहाँ से रहमान को फ़ोन किया। रहमान ने फ़ोन उठाया। उधर से पप्पू की आवाज़ आई कि सुन मेरी बात, तेरे चाचा को अभी मारूंगा, गोलियों की आवाज़ सुनना। और फ़ोन चालू रखकर उसने रहमान के चाचा को गोलियों से भून दिया। फ़ोन पर अपने चाचा की मौत की आवाज़ सुनी रहमान ने और पागल हो गया। बदला लेने का सिलसिला शुरू हुआ। खून के बदले खून का उसूल आया। इसी खूनी खेल में फिर एक और किरदार की एंट्री हुई। रहमान का एक ट्रांसपोर्टर दोस्त हुआ करता था, फैजू बलोच। रहमान अपना गैंग चलाने के लिए फैजू से भत्ते और पैसे की मदद लिया करता था। भत्ता मतलब एक्सटॉर्शन, सिक्योरिटी मनी। आपको दुकान चलानी है तो पैसा देना पड़ता है ना गैंगस्टर को, उसकी बात हो रही है। अरशद पप्पू की नज़र इस बिज़नेस पर थी। पप्पू ने फैजू को धमकाया कि अब हफ्ता हमको देना है, रहमान को नहीं। अब फैजू बलोच था वफादार, तो उसने मना किया।
और अंजाम वही हुआ जो लियारी में हो सकता था। अरशद पप्पू फैजू के अड्डे पर पहुंचा और उसे भी गोलियों से भून दिया। अब इस फैजू बलोच का भी एक बेटा था जिसका नाम था उज़ैर जान बलोच। उज़ैर उस वक्त जुर्म की दुनिया से बहुत दूर था। एक सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। सीधा साधा आदमी था, लेकिन जब बाप की लाश देखी तो उज़ैर टूट गया। उसने पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हाजी लालू के गैंग ने उसे डरा धमका दिया। हार कर उज़ैर ने रहमान डकैत का फिर हाथ थामा। रहमान और उज़ैर बचपन के दोस्त थे, स्कूल के साथी थे। रहमान ने उज़ैर को अपनी गैंग में फिर शामिल कर लिया। जब वक्त आगे बढ़ा तो रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह गया, एक सियासी मोहरा भी हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का गढ़ था लियारी, और लियारी का असली राजा था रहमान। सियासतदानों को वोट चाहिए थे और रहमान को सिक्योरिटी। दोनों का मतलब साथ में सज सकता था। रहमान का असर और रसूख आपको देखना हो तो 18 अक्टूबर 2007 की तारीख आप याद कीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो निर्वसन काट कर वतन वापस आ रही थी। कराची के एयरपोर्ट पर लाखों का हुजूम उनको रिसीव करने पहुंचा और तभी वहां एक जोरदार बम ब्लास्ट हो गया, कार बम। 140 लोगों की मौत हुई, अफरा तफरी मच गई, हर तरफ लाशें बिछ गईं। लेकिन बेनज़ीर को वहां से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी किसे मिली? पाकिस्तान की फौज या कराची पुलिस के किसी आला अफसर को नहीं मिली। बेनज़ीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग जिसके हाथ में था वो था रहमान डकैत। रहमान डकैत उस वक्त बेनज़ीर के सिक्योरिटी ऑफिसर की शक्ल में वहां मौजूद था। उसी ने बेनज़ीर को सही सलामत बिलावल हाउस पहुंचाया, और कोई था नहीं कराची में जो सेफ्टी की गारंटी ले लेता। सोचिए, एक तरफ पुलिस उसके सर पर इनाम रख रही थी, दूसरी तरफ वो मुल्क की सबसे बड़ी लीडर का सारथी था। ये किस्सा आपको उसकी पहुंच और पावर का अंदाजा दे देता है। लेकिन हर शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है। कराची पुलिस में भी एक अफसर था, एसएसपी चौधरी असलम। इधर फिल्म बनी तो लोग उसे राउडी राठौड़ भी कहने लगे। 2012 में अपने यहाँ राउडी राठौड़ आई थी तो चौधरी असलम को भी राउडी राठौड़ कहा गया। क्यों कहा गया आपको आगे समझ में आ जाएगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे आप, जुर्म का खात्मा करने का इनको टास्क मिला हुआ था। चौधरी असलम को पता था कि रहमान को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा होगा, लेकिन 2006 में उसे एक मौका मिला, एक सटीक टिप मिली। चौधरी असलम ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाया। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में रहमान तब छिपा हुआ था। एक ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ और आखिरकार पुलिस ने रहमान डकैत को गिरफ्तार कर भी लिया। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। रहमान सलाखों के पीछे, पुलिस ने खूब खातिरदारी की। कहते हैं कि पुलिस का डंडा पड़ता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकलती है। यहाँ भी वही हुआ। रहमान ने भी रो रो कर अपने सारे गुनाह कबूले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी था। रहमान डकैत सिर्फ ताकतवर नहीं था, बहुत अमीर भी था, बहुत अमीर। उसने जेल के अंदर ही खेल किया। उसने चौधरी असलम के ही टीम के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को खरीद लिया और रकम दी 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए में तब पुलिस वालों का ईमान खरीदा गया। अगली सुबह खबर आई कि रहमान डकैत तो फरार हो गया, और वो जेल तोड़कर नहीं भागा था कि सुरंग बना करके या सेन लगा के, इज्जत से मेहमान की तरह थाने से बाहर निकला। ये चौधरी असलम और पूरी कराची पुलिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। रहमान 2 बार इसी तरह जेल से फरार हुआ। ये चौधरी असलम के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि फिर इज्जत का सवाल बना। उसने कसम खाई कि अब वो रहमान को गिरफ्तार नहीं करेगा, उसका काम तमाम करेगा। फिल्म चल रही है और यहीं से शुरू हुआ वो खूनी खेल जिसका अंत एक एनकाउंटर पर होना था। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्टर और एक एम्बुलेंस ड्राइवर की ज़िंदगी में तूफान आना बाकी था। लियारी की कहानी सिर्फ गैंगस्टर्स की नहीं थी, उन लोगों की कहानी भी थी जो इन गैंगस्टर्स के फैलाए मौत के कचरे को साफ करते थे, और उन लोगों की भी जो इस पागलपन को अपनी खबरों में दर्ज करते थे। रहमान डकैत के फरार होने के बाद शहर में दहशत थी, लेकिन इस दहशत के बीच 2 आम लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे थे। एक एम्बुलेंस चला रहा था और दूसरे के हाथ में था कैमरा और एक कलम। पहला नाम सफदर का है, कराची का एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो ईदी फाउंडेशन के लिए काम करता था। सफदर की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, इंतज़ार को ख़त्म करना। उसका भाई आदिल बचपन से पोलियो का शिकार था। अस्पताल की लाइनों में भाई को तड़पते देख सफदर ने कसम खाई थी कि वो किसी और को मदद के लिए इंतज़ार नहीं कर पाएगा। लेकिन कराची की सड़कें जज्बातों से तो चलती नहीं। सफदर का उस्ताद था चिड़ी बाबू। उसे चिड़ी बाबू इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक जगह टिकता नहीं था, चिड़िया की तरफ फुदकता रहता था, तो चिड़ी बाबू लोगों ने नाम रख दिया। अजीब आदमी था, लाशें उठाते वक्त भी डांस करता था। शायद मौत को
झेलने का, प्रोसेस करने का उसका यही तरीका था। सफदर के पास एक दिन एक कॉल आया कि लियारी के काकरी ग्राउंड के पास एक लाश पड़ी है। सफदर पहुंचा। लाश किसी ड्रग एडिक्ट के लगी, कई दिन पुरानी थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, मैगेट्स थे, कीड़े रेंग रहे थे, बदबू इतनी कि सफदर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सड़क पर उल्टी कर दी। अब चिड़ी बाबू ने देखा तो सफदर के पास आए और जोरदार तमाचा रसीद कर दिया उसे, और सफदर की आंखों में आंखें डालकर बोले कि क्या देख रहे हो, एक इंसान है, वो भी और तुम भी, ड्रामा बंद करो और लाश उठाओ। अब सफदर बदल तो गया, लेकिन लाशें उठाने की इस नौकरी की एक बड़ी भारी कीमत उसके अपने दिमाग को चुकानी पड़ी। मानसिक आघात यानी PTSD का शिकार हो गया। हालत ये थी कि जब वो घर जाकर खाना खाने बैठता तो उसको निवाले में से खून की महक आती थी। उसको लगता था कि उसके हाथों से मौत की बदबू आती है और वो चाहकर भी अपने छोटे बच्चों को गले नहीं लगा पाता था। शहर के दूसरे हिस्से में एक और लड़का अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और इसका नाम था जिले। जिले को बनना था इंजीनियर, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप उसको याद था, क्योंकि उसने देखा था ग्लैमर क्या चीज़ होती है। टीवी पर आना चाहता था तो वो क्राइम रिपोर्टर बना। शुरुआत में उसे लगा कि रिपोर्टर बनना वैसे ही होगा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेदर जैकेट होगी, सनग्लासेस होंगे, बाइक होगी, है ना, पुलिस वालों के साथ में अपनी ऐड चलेगी। लेकिन हकीकत ने बहुत जल्दी उसके चेहरे पर मुक्का मारा, और सचमुच का मुक्का मारा। पहला बड़ा असाइनमेंट उसका था एग्जाम माफिया को कवर करना। कराची में नकल कराने वाला एक गैंग था। जिले कैमरा लेकर सेंटर के बाहर खड़ा हो गया, रिपोर्टिंग करने लगा। तभी एक आदमी बाहर निकला और उसने कोई सवाल नहीं पूछा जिले से, सीधा उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। माइक गिर गया, होठ फट गया, और वहां जिले को समझ में आ गया कि यहाँ सवाल पूछने की कीमत खून से चुकानी पड़ सकती है। उसके बाद फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। अननोन नंबर से धमकी आती कि हमारी पार्टी का नाम टीवी पर मत लेना, इस गैंग का नाम टीवी पर मत लेना, फलाने गैंग का टीवी पर नाम मत लेना। माँ बाप डरे हुए थे, क्योंकि था भी वो शिया, और कराची में शिया होना अपने आप में एक रिस्क पैदा कर देता था। लेकिन जिले को तो लत थी, ड्रग्स की नहीं थी, ब्रेकिंग न्यूज़ की। उसको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर चाहिए थी, और नशा उसका इस हद तक बढ़ गया था कि जिले इंसान से ज़्यादा एक मशीन बना। जिले के मोबाइल फ़ोन की गैलरी में फैमिली या दोस्तों की तस्वीरों की जगह एनकाउंटर में मारे गए अननोन लोगों की तस्वीरें होती थी। लाश के पास जाकर क्लोजअप लेता था ताकि पहचान सके कि मरने वाला कौन है। हर मौत उसके लिए एक स्कूप थी। तो अब आप याद रखिएगा, ये रिपोर्टर और ये एम्बुलेंस ड्राइवर आगे होने वाले घटनाओं के गवाह के रूप में हमसे मिलते रहेंगे। कहानी रहमान डकैत पर वापस आएगी। अब 2009 पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था वो रहमान डकैत। चौधरी असलम कसम खा चुका था कि इस बार वो अरेस्ट नहीं करेगा, सीधे करेगा एनकाउंटर। अगस्त की एक उमस भरी रात आई। फिर क्राइम रिपोर्टर जिले के फ़ोन की घंटी बजी। उधर एक पुलिस ऑफिसर तक कहा, एक बड़ी खबर है, रहमान डकैत हमको मिल गया, हम उसे घेरने जा रहे हैं, एक बड़ा इनकाउंटर होगा। जिले का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अब तक के उसके करियर की सबसे बड़ी खबर थी। 5 घंटे बाद फिर से फ़ोन आया कि काम हो चुका है। जिले अपनी टीम के साथ भागा। जगह उसे मालूम पड़ी बिन कासिम, यानी कराची के बाहर का एक इलाका है। वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ थीं और ज़मीन पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी, और चेहरा वही था रहमान डकैत का जो कभी बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था, आज धूल में पड़ा था। पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर बताया, लेकिन सब जानते थे कि ये बदला था। रहमान डकैत का अंत हो गया इसी तरह, और ज़िले ने कैमरा ऑन किया और दुनिया को बताया, लियारी का शेर मर गया। अब राजा मर चुका था, लेकिन गद्दी तो खाली नहीं रह सकती। सवाल था कि अगला डॉन कौन होगा लियारी का। जिले को अपना स्कूप चाहिए था, और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स घुमाए। उसे लियारी के एक बंगले में फिर बुलाया गया। यहाँ मिले 2 लोग। पहला उज़ैर बलोच, फैजू बलोच का बेटा, पढ़ा लिखा, साफ सुथरे कपड़े, इंग्लिश बोलने वाला, किसी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव जैसा ही दिख रहा था। दूसरा बाबा लाडला, रहमान का राइट हैंड, कद में छोटा, चेहरे पर खूंखार भाव, ठेठ गुंडा आदमी। जिले ने पूछा कि अगला सरदार कौन हुआ। कायदे से ताकतवर बाबा लाडला था, लेकिन बाबा लाडला ने उज़ैर की तरफ इशारा किया, कहा कि नहीं, उज़ैर भाई होंगे, यही अगले सरदार हैं। जिले ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि लियारी को नया गॉडफादर मिल गया, उज़ैर बलोच। लेकिन जिले को अंदाज़ा नहीं था कि ये सूट बूट वाला डॉन रहमान डकैत से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि रहमान के पास कम से कम कुछ उसूल तो थे। उज़ैर के पास सिर्फ बदले की आग थी, और इस आग में सबसे पहले जलने वाला था अरशद पप्पू, जिसने उज़ैर के पिता को मारा था। एक ऐसा कत्ल होने वाला था जिसे कराची का बच्चा बच्चा फुटबॉल मैच के नाम से याद रखने वाला था।
कराची में तब एक कहावत मशहूर थी कि लियारी में जो जाता है वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आ पाता। पुलिस थानों में बैठकर तमाशा देखती थी और सड़कों पर वो खेल खेला जा रहा था जिसे देखकर शैतान भी पनाह मांगता था। रहमान डकैत तो मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने शांति नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया जिसका नाम था बदला। और इस बदले की आग में सबसे पहले जलने वाला था वो इंसान जिसने इस खेल को भड़काया था। मार्च 2013 की बात है। जगह थी कराची का पॉश इलाका डिफेंस। यहाँ वो लोग रहते थे जिनके पास दौलत थी, रसूख था। यहीं एक घर में छिपकर बैठा था अरशद पप्पू। वही अरशद पप्पू जिसने रहमान के पिता की कब्र तोड़ी थी, जिसने उज़ैर बलोच के पिता फैजू बलोच को अगवा करके मारा था। लेकिन अब टाइम तो बदल गया था। अब उज़ैर बलोच का राज था। उज़ैर के लड़कों को खबर मिल गई कि पप्पू डिफेंस में है और पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोग पहुंच गए। उन्होंने पप्पू को उठाया, उसके भाई यासिर अराफात को उठाया और उन्हें वहां ले आए जहां उनकी मौत का जश्न मनाया जाना था, यानी कि लियारी। रात का टाइम था, गलियों में भीड़ जमा थी। उज़ैर बलोच और उसका कमांडर बाबा लाडला मौजूद थे। अरशद पप्पू को उनके सामने लाया गया, घंटों तक टॉर्चर किया गया और उनकी चीखें लियारी की गलियों में गूंजती रही। और फिर वही हुआ जिसने पूरे शहर को दहशत में डाला। अरशद पप्पू का सिर कलम किया गया, धड़ अलग सिर अलग। लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि सर कलम करके भी इनका मन भरा नहीं। गैंगस्टर्स ने उस कटे हुए सिर को ज़मीन पर रखा और फुटबॉल की तरह ठोकर मारना शुरू कर दिया। और दर्शक क्या कर रहे थे? जो लोग तमाशबीन थे वही कर रहे थे जो वो कर सकते थे। तालियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसके बाद लाश का जो धड़ था उसे एक डोंकी कार्ट, गधा गाड़ी पर लादा गया। पतली गलियों में इसी की ज़रूरत पड़ती है। लियारी की गलियों में यह गधा गाड़ी घूमी जैसे कोई ट्रॉफी घुमाई जा रही हो वर्ल्ड कप की। अंत में इस लाश के फिर टुकड़े किए गए, उसे जलाया गया और बची हुई जो राख थी पब्लिकली गटर में बहाई गई, नामो निशान मिटा दिया गया। बाद में किसी ने उज़ैर बलोच से इस बर्बरता के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उसके पिता की मौत का बदला यही था। लियारी की ये कहानी गैंग वॉर्स की कहानी है, लेकिन इसके पीछे स्टेट की नाकामी भी थी और इस नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था अप्रैल 2012 का ऑपरेशन। पुलिस को ऊपर से हुक्म मिला कि लियारी को अब साफ करो, बहुत हो गया। जिम्मेदारी फिर उसी राउडी राठौड़ पर पड़ी, यानी चौधरी असलम। 27 अप्रैल 2012 चौधरी असलम अपनी पूरी फौज लेकर पहुंचा। 3000 पुलिस वाले थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, एपीसीज, स्नाइपर साथ में लाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध अब होकर रहेगा। लियारी भी किला बन गया था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी उसका स्वागत गोलियों से नहीं हुआ, उनका स्वागत हुआ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी से। गैंगस्टर्स ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट दागे और ये गाड़ियां खिलौनों की तरह उड़ने लगीं। पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह ऑपरेशन 8 दिन चला। फिर भी 8 दिन तक लियारी को सीज में रखा गया। घेराबंदी थी, ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता था। बिजली काटी गई, पानी बंद कर दिया गया। लोगों के घरों में राशन खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखते रहे, लोग प्यास से तड़पते रहे। इसी बात ने इस ऑपरेशन को सिर्फ गैंगस्टर्स के खिलाफ नहीं, लियारी के आम लोगों के खिलाफ जंग बना दिया। इसी घेराबंदी के बीच एम्बुलेंस ड्राइवर सफदर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। उसकी एम्बुलेंस में लाशें नहीं थी, चावल और आटे की बोरियां थी। ईदी फाउंडेशन ने फैसला किया था कि भूखे लोगों तक खाना तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना। सफदर ने अपनी गाड़ी बैरिकेड्स की तरफ बढ़ाई जहां खड़ा था चौधरी असलम, हाथ में पिस्टल, होठों पर सिगरेट। ये स्टाइल था। उसने सफदर को रोका और पूछा कि कहाँ जा रहा है। सफदर ने कहा कि साहब राशन लेकर जा रहा हूँ, लोग मर रहे हैं। अब चौधरी असलम को लगा कि राशन की आड़ में गैंगस्टर को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। उसने आओ देखा न ताओ चाकू निकाला और सफदर की एम्बुलेंस पर रखी चावल और आटे की बोरियों को चीरना शुरू कर दिया, दूध के पैकेट्स को फाड़ना शुरू कर दिया। जब बोरियां कटी तो सफ़ेद चावल और जो मिल्क पाउडर था कीचड़ और खून के साथ मिल गया। सफदर सिर्फ देखता रह सकता था तो देखता रहा। चौधरी असलम ने सफदर को कॉलर से पकड़ा, उसे और उसके साथी को पुलिस जीप में ठूसा और फिर इनको थाने ले गया। थाने के अंदर उस मसीहा एम्बुलेंस ड्राइवर को पट्टों से पीटा गया। कसूर सिर्फ इतना कि भूखों को खाना देना चाहता था। जब सफदर छूटा तो उसका पूरा शरीर सूज गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट उसकी आत्मा को लगी थी। उसे समझ आ गया था कि इस लड़ाई में हीरो कोई नहीं है, ना गैंगस्टर ना पुलिस। इस जंग की कीमत सिर्फ सफदर ने नहीं चुकाई, परवीन,
वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, उसके घर पर भी कयामत टूटी। परवीन की बहन समरीन, उसकी हाल में ही शादी हुई थी, माँ बनी थी, जुड़वा बच्चे उसके हुए थे। वो अपने पिता के बनाए पुराने घर में रहती थी, लेकिन गैंगस्टर्स को वो घर पसंद आया क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, पुलिस को टारगेट कर सकते थे वहाँ से। बाबा लाडला के आदमियों ने घर पर धावा बोला, ताले तोड़े और घर पर कब्जा कर लिया। समरीन को अपने दुधमुहे बच्चों के साथ फिर भागना पड़ा। 5 महीने तक वो घर गैंगस्टर्स के पास रहा। जब वो छोड़ कर गए तो परिवार वापस लौटा और उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर की दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर गोलियों के निशान थे। गैंगस्टर्स क्या कर रहे थे वहाँ? गैंगस्टर्स को जिन लोगों पर पुलिस के मुखबिर होने का शक था, वहाँ उन लोगों को लाकर टॉर्चर किया करते थे। वो एक्चुअली एक टॉर्चर सेल था, गैंगस्टर्स के लिए जेल। लोगों को लाकर वहाँ कई बार मार तक डाला जाता था। सबसे दुखद बात इस छोटे से परिवार के लिए क्या थी कि समरीन का दहेज चोरी हो गया था। वो कपड़े, वो जेवर जो उसकी माँ ने सालों मेहनत करके जमा किए थे, सब गायब हो गए। उसकी यादें, उसका सुकून सब लुट गया। दीवारों को तो उन्होंने धोया, खून के धब्बे साफ किए, लेकिन समरीन उस घर में एक भी पल चैन से फिर रह नहीं सकी। कहती थी कि मुझे दीवारों से खून की बू आती है। तो ल्यारी अब रहने लायक तो नहीं बचा था। ये वो दौर था जब इंसानियत ने दम तोड़ा ल्यारी में। एक तरफ सिर से फुटबॉल खेली जा रही थी, दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर पिट रहा था, और इन सब के बीच उज़ैर बलोच अपने महल में बैठा अगला खूनी खेल रच रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त भी मारे गए उसके। बाहर की दुनिया में उज़ैर बलोच एक रॉबिन हुड की छवि कायम करने की कोशिश कर रहा था। पीपल्स अमन कमेटी नाम से एक संगठन चलाता था, लेकिन उस अमन के पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसी लगती थी। लेकिन वहाँ एक्टर्स नहीं, असली कातिल थे। और उस सेट पर एक दिन टीचर परवीन को जाना पड़ा। चंदा मांगने गई थी, लेकिन वहाँ उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। साल था 2011। बलूचिस्तान में बाढ़ आई। परवीन पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए गई। किसी ने सलाह दी कि उज़ैर बलोच के पास जाओ, दान पुण्य करता है, तुमको भी पैसा देगा। परवीन जानती थी ये सब कि किस काम में ये लिप्त है। न चाहते हुए भी अपने दोस्त सोहेल के साथ उज़ैर की हवेली पर चली गई कि 4 पैसे मिलेंगे तो ज़रूरतमंद के हाथ में ही रखूंगी। अब उज़ैर का घर जब उसने देखा तो घर नहीं था, महल था। अंदर घुसते ही परवीन की आंखें फटी रह गईं। बड़ा सा स्विमिंग पूल, कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का झूला और दीवार पर एक आर्टिफिशियल झरना। उज़ैर वहाँ राजा की तरह बैठता था, लेकिन असली झटका परवीन को तब लगा जब उसने उज़ैर के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा। वो बॉडीगार्ड जो हाथ में बंदूक लिए परवीन पर निशाना साधे खड़ा था, वो कोई और नहीं, परवीन का अपना कजिन था, ममेरा भाई सईद। सईद कभी सरकारी नौकरी करता था, अब एक गैंगस्टर का बॉडीगार्ड बन चुका था। अब उज़ैर बात तो बड़े प्यार से करता था, लेकिन उसमें एक टशन तो था। उसने कहा कि मैं बलूचिस्तान के लिए पैसा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ल्यारी का सरदार हूँ। और तभी परवीन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। झरने के पानी की आवाज़ के पीछे से चीखें आती थी, इंसान की चीखें। सीन ये था कि वो झरना सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, वो एक टॉर्चर सेल की आवाज़ को दबाने के लिए चलाया जाता था। उज़ैर का खौफ सिर्फ उस झरने तक सीमित नहीं था। उज़ैर बलोच को जानवरों का बड़ा अजीब शौक था। उसकी हवेली के पीछे एक प्राइवेट जू था जहाँ वो मगरमच्छ पालता था, काले भालू उसके पास थे। कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए या कभी कभी उन्हें खौफनाक मौत देने के लिए भी इन जानवरों का इस्तेमाल करता था। उज़ैर के पास एक वक्त में पूरे ल्यारी का कंट्रोल था, लेकिन पैसा और पावर ये वो चीज़ें हैं जो सगे भाइयों को भी दुश्मन बनाती हैं। उज़ैर और उसके कमांडर बाबा लाडला के साथ भी यही हुआ। हफ्ता वसूली के बंटवारे पर झगड़ा हो गया और ल्यारी बीच से टूट गया। आधा उज़ैर का हो गया, आधा बाबा लाडले का। अब जंग और खूनी हुई। उज़ैर ने बाबा लाडला को मारने का प्लान बनाया। मौका था एक फुटबॉल मैच। बाबा लाडला मैच देख रहा था तो उज़ैर के लोगों ने वहां बम ब्लास्ट करवा दिया। अब बाबा लाडला तो बच गया, लेकिन वहां मौजूद 7-8 मासूम लोग और बच्चे मारे गए। जवाब में बाबा लाडला ने उज़ैर के सबसे करीबी साथी जफर बलोच को गोलियों से भूना। 1 साल के अंदर इस गैंग वॉर में ल्यारी में 800 से ज्यादा लोग मारे गए। इस लड़ाई की सबसे दर्दनाक कीमत परवीन के उस बॉडीगार्ड स्टूडेंट नासिर ने चुकाई, जो उसको सिक्योर करता था, बॉक्सर जो बनना चाहता था। एक दिन नासिर परवीन के घर आया, पसीने से तरबतर था, लंगड़ा रहा था। अब परवीन ने पूछा तो उसने बात टाली। बाद में पता चला कि उज़ैर को बचाते वक्त उसके पैर में गोली लग गई थी। परवीन ने बहुत समझाया, उससे रिश्ता भी तोड़ा कि अगर नहीं सुधरता तो मैं ही अलग हो जाती हूँ,
लेकिन जुर्म की दुनिया में आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। कुछ दिनों बाद नासिर गायब हो गया। या तो उसे पाकिस्तान रेंजर्स ने उठा लिया या राइवल गैंग ने। जब उसकी लाश मिली तो देखने वालों की रूह कांप गई। उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया था, टॉर्चर करके मारा गया था। वो लड़का जो एक टीचर की हिफाजत करता था, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लियारी अभी उज़ैर बलोच और बाबा लाडला की आपसी जंग से ही जूझ रहा था कि शहर में एक तीसरे दुश्मन ने दस्तक दी। और ये दुश्मन लियारी का लोकल गुंडा नहीं था, ये सैकड़ों मील दूर अफगान बॉर्डर और वजीरिस्तान के पहाड़ों से आया था। हुआ ये कि 2009 के बाद पाकिस्तानी फौज ने NWFP में और जो बाकी उसकी वेस्टर्न बॉर्डर से वहां आतंकवादियों पर एरियल बॉम्बार्डमेंट शुरू किया। हवाई जहाज से बम गिराते थे। तो अपनी जान बचाने के लिए तालिबानी आतंकवादी वहां से भागे। अब इन आतंकवादियों को छिपने के लिए एक ऐसे शहर की तलाश थी जो 1 बहुत बड़ा हो ताकि वहां कोई उन्हें बॉम्ब ना कर सके, 2 इतना बड़ा हो कि वहां जाकर कोई गुम भी हो सके। और ऐसा शहर एक ही था पाकिस्तान में, कराची। ये आतंकवादी कराची के पख्तून इलाकों जैसे सोहराब गोट में आकर बसने लगे। शुरुआत में इन्होंने गैंगस्टर्स की तरह बैंक्स लूटे और फिरौती मांगी, लेकिन इनका मकसद सिर्फ पैसा तो नहीं था। इनका असली मकसद था पाकिस्तानी स्टेट को घुटनों पर लाना। 8 जून 2014 की रात 10 तालिबानी आतंकवादी जो अत्याधुनिक हथियारों जैसे ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स से लैस थे, कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करते हैं। हमलावरों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी ASF की नकली वर्दियां पहनी थी। रात को 11 बजे इन्होंने हिट किया था। अब यह हमला किसी सड़क या बाजार पर तो था नहीं, यह हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर था। रनवे जंग का मैदान बना। फौज और आतंकवादियों के बीच सीधी लड़ाई हुई। सुबह 4 बजे तक खूनी खेल चला। सभी 10 आतंकवादी मारे गए, लेकिन सरकार की नींद हराम हो गई। एयरपोर्ट हमले ने इस्लामाबाद को हिलाया और फिर फैसला हुआ जीरो टॉलरेंस का। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे रेंजर्स को कराची में खुली छूट दी गई और एक नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन कराची। अब निशाना सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, लियारी के गैंगस्टर्स भी थे। सरकार समझ चुकी थी कि जुर्म और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इन दोनों को यहां से साफ करना पड़ेगा, तभी कराची रहने लायक बनेगा। इस सफाई अभियान में सबसे पहले उस सुल्तान का अंत होना था जो खुद को लियारी का शेर समझता था, SSP चौधरी असलम, वही पुलिस वाला जिसने रहमान डकैत को मारा था। चौधरी असलम का एक अपना अलहदा स्टाइल था। हमेशा कड़क स्टार्च वाली सफ़ेद सलवार कमीज पहनता, एक हाथ में सिगरेट होती उसके और दूसरे में पिस्टल। मौत से खेलने का शौकीन, 1 नहीं 2 नहीं 9 बार जानलेवा हमले हुए थे, 9 बार बच गया था। एक बार तालिबान ने उसके घर को ही बम से उड़ा दिया था और तब वो मलबे से जिंदा बाहर निकला और उसने अपनी वर्दी की धूल झाड़कर मीडिया के सामने कहा था, मैं इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता हूँ। इस एक लाइन ने चौधरी असलम को पूरे पाकिस्तान में फेमस कर दिया, सुपर कॉप बना दिया। तालिबान हालांकि इसे बख्शने वाला था नहीं। 2014 में एक दिन उसकी गाड़ी पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। 200 किलो RDX से भरी हुई थी गाड़ी। कराची पुलिस का सबसे खूंखार चेहरा इसी तरह धुएं में गायब हो गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार सीरियस तो हो ही गई थी। चौधरी असलम के मरने के बाद भी ऑपरेशन नहीं रुका। रेंजर्स ने लियारी और सोहराब गोट को घेरा। अब गैंगस्टर्स के भागने का वक्त था। बाबा लाडला जो कभी उज़ैर का राइट हैंड था, वो कराची से भागकर ईरान बॉर्डर के पास छिपा, बलूचिस्तान जा करके। लेकिन 2017 में रेंजर्स वहां पहुंचे, एक इनकाउंटर हुआ और गोलियों के बौछार में बाबा लाडला मारा गया। और उज़ैर बलोच वो ज़्यादा चालाक निकला, कभी बुर्का पहनकर तो कभी एम्बुलेंस में छिपकर कराची से भागा, नकली पासपोर्ट बनवाया और स्पीड बोट के जरिए मस्कट भागा, फिर दुबई गया। लेकिन ये भागम भाग ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। इंटरपोल ने उसे दुबई बॉर्डर पर पकड़ ही लिया। उज़ैर बलोच को फिर पाकिस्तान लाया गया और उसने कबूल कर लिया कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था। उसने ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तानी सेना के राज बेचना कबूला, फर्जी दस्तावेज़ों पर ईरान की नागरिकता लेना कबूला। यानी लियारी का सरदार देश का गद्दार था। उसने 198 लोगों के कत्ल की बात कबूली। अप्रैल 2020 में एक मिलिट्री कोर्ट ने उज़ैर बलोच को जासूसी के आरोप में 12 साल की सज़ा सुनाई। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी हुई थी जनवरी 2016 में। अब यहाँ आप एक और नाम सुनेंगे जो आपको याद ही होगा, कुलभूषण जाधव का। भारतीय नागरिक, पूर्व इंडियन नेवी ऑफिसर। जाधव तब एक बिजनेस के लिए ईरान में थे। 2016 के मार्च महीने में कुछ पाकिस्तानियों ने उन्हें ईरान में किडनैप किया, फिर उन्हें
पाकिस्तान ले जाया गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने दावा किया कि जाधव को बलूचिस्तान में पकड़ा गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उन्हें ईरान से अबडक्ट किया गया था। ISPR ने इल्ज़ाम लगाया था कि जाधव एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाधव की मदद कर रहा था कौन? उज़ैर बलोच। बाद में बलोच का ईरानी कनेक्शन भी सामने आया और इसी का फ़ायदा उठाकर जाधव मामले में पाकिस्तान ने खूब राजनीति भी की। ISPR ने जाधव के कबूलनामे का एक अलेजेड वीडियो जारी किया। भारत सरकार ने इसे सिरे से नकारा और कहा कि जाधव पर दबाव डालकर ये सारी बातें उनसे कहलवाई गई। उन्हें डरा धमकाकर टॉर्चर करके वीडियो बनवाया गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जाधव से मिलने दिया जाए ताकि ये पता चल सके कि वो किसी दबाव में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए माना नहीं। इस कबूलनामे के अलावा अब तक पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आया है। 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी और इसके बाद उन्हें काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच जो होती है कि हमारे डिप्लोमेट्स मिल सकें, दी गई, लेकिन अब तक उन्हें उच्च अदालत में अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। साल 2020 में जब उज़ैर बलोच को सज़ा सुनाई गई तब भी पाकिस्तान ने इस मामले में भारत को घसीटा था। बलोच को लेकर कहा गया कि वो ईरान के साथ साथ रॉ को भी सूचनाएं दे रहा था। इस मामले में CTD में 3 और गैंगस्टर्स को भारत से जुड़ा हुआ बताया गया। ये 3 गैंगस्टर थे मुदस्सिर जावेद, हारिस उर्फ लगड़ा और अबू सुफियान। इनको 2020 में गिरफ्तार किया गया। CTD के अनुसार ये सब लियारी के ही एक गैंगस्टर जाहिद उर्फ शूटर के गिरोह में थे। CTD का आरोप है कि जाहिद संयुक्त अरब अमीरात में रहता है, UAE में, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। पाकिस्तान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उज़ैर बलोच के बाद लियारी में जो कुछ गैंगस्टर बच गए, रॉ ने उनका इस्तेमाल टारगेट किलिंग्स के लिए किया। अब इस पूरे मामले पर जो फिल्म आ रही है या जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर फिल्म बनी हुई है धुरंधर, उसे लेकर भी कयास चल रहे हैं कि इस फिल्म में लियारी गैंग वॉर के एस्पियोनाज वाले एंगल को एक्सप्लोर किया गया होगा। इसके संकेत फिल्म के ट्रेलर में मिलते भी हैं। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि आर माधवन का किरदार NSA अजीत डोभाल से प्रेरित है। पाकिस्तान की मीडिया में भी इस फिल्म को लेकर जिस तरह के कयास लग रहे हैं वो हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। वहाँ की मीडिया में इस फिल्म की खूब चर्चा है। वो इस मामले पर कुछ नई जानकारी की उम्मीद कर रहे हैं। मुख्य रूप से सारे सवाल लियारी के इंडियन एंगल को लेकर ही। बहरहाल फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। 2 किरदार ऐसे हैं जो ट्रेलर में खुद को असल किरदारों के नामों से इंट्रोड्यूस करते हैं। संजय दत्त चौधरी असलम के किरदार में हैं और अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार में हैं। बहरहाल पाकिस्तानी ऑपरेशंस के बाद आज लियारी काफ़ी हद तक शांत है, लेकिन रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला और अरशद पप्पू, ये नाम आज भी लियारी की लोक कथाओं में जिंदा है। कुछ के लिए वो विलन थे तो कुछ के लिए हीरोज। 1960 में चाकू से शुरू हुआ यह खेल 2020 में इंटरनेशनल एस्पियोनाज पर जाकर ख़त्म होता है। हज़ारों जाने गईं, पीढ़ियाँ बर्बाद हुईं और आखिर में हासिल क्या हुआ? सिर्फ राख, वो राख जो आज भी कराची के सीने में दफन है। लियारी की गैंग वॉर्स पर यह शानदार एपिसोड रवि सुमन ने लिखा था और सर्वेश ने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाम।